यूपी के बाहुबलियों की उल्टी गिनती शुरू। बाहुबल होगा ढेर, अब कानूनी फेर। शुरू हुआ हिसाब, खुली कानूनी किताब। जो बाहुबली कभी यूपी का वक्त तय करते थे, अब उनके वक्त तय होने का वक्त नजदीक आ रहा है। जहां कभी बंदूकों की ट्रिगर से फैसला होता था, अब उन तमाम बाहुबलियों का फैसला कानून का हथौड़ा तय करने वाला है। हर दहशत का रिकॉर्ड, पूरी ताकत का पोस्टमार्टम अब कानून की मेज पर होगा। ये एक्शन नहीं, ये सिस्टम का रिवेंज है। जहां कभी नाम सुनकर रास्ते बदलते थे, अब वही नाम चार्जशीट में पलट रहे हैं। माना जा रहा है कि इन बाहुबलियों का रुतबा राख बन सकता है। इनका रसूख कागजों में बिखर रहा है। जो कल तक सरकार थे, आज हिस्ट्री शीटर बनने की कगार पर हैं। ये नया यूपी है, जहां डर नहीं, कानून का राज चलता है। दहशत का साम्राज्य अब कानून की गिरफ्त में जाता हुआ नजर आने लगा है। यूपी में बाहुबल का वक्त अब खत्म घोषित हो चुका है। वो दौर जब नाम ही कानून था, जब डर ही पहचान था, जब सायरन नहीं, दहशत रास्ते बनाती थी। अब हर रुतबा रिकॉर्ड में बदलेगा, हर ताकत तफ्तीश में तौली जाएगी और हर बाहुबल अदालत की कसौटी पर परखा जाएगा। यह अंत नहीं है, यह एक युग के पतन का आगाज है। जहां कभी फरमान चलते थे, वहां अब कोर्ट के फैसले लिखे जा रहे हैं। यानी अब बंदूक नहीं बोलेगी, अब कानून बोलेगा। और इस बार आवाज सिर्फ फैसले की नहीं होगी, अंजाम की होगी। नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। यूपी का चैप्टर बाहुबली। आज इस चैप्टर की चर्चा पूरे यूपी में क्यों हो रही है? क्या यूपी में चुनाव से पहले किसी बड़े प्लान को अंजाम देने की तैयारी है, या फिर वो फरमान है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया है? इस फरमान के बाद से यूपी के बाहुबली सख्ते में हैं, हैरान हैं। हाईकोर्ट ने यूपी के बाहुबलियों का पूरा कच्चा चिट्ठा तलब कर लिया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर किसके पास कितने हथियार हैं और किस आधार पर हथियारों के लाइसेंस इन्हें दिए गए हैं। मामले के सामने आने के बाद से तेरे बाहुबली वर्सेस मेरे बाहुबली वाला सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। तो क्या माना जाए, क्या अब बाहुबलियों पर कानूनी हंटर चलने वाला है? सत्ता का रसूख, ताकत का नशा और हथियारों का जखीरा। यूपी की सियासत और बाहुबल एक ऐसा सिक्का जिसके दो पहलू, एक तरफ जनता का वोट तो दूसरी तरफ हथियारों और ताकत का रसूख। जब इन बाहुबलियों का काफिला सड़क पर निकलता है तो सायरन की आवाज से ज्यादा गूंज इनके नाम की होती है। उत्तर प्रदेश में बाहुबली शब्द सिर्फ एक टैग नहीं है, बल्कि सत्ता, संपत्ति और बंदूकों का एक पूरा साम्राज्य है। चाहे गुंडा के राजा भैया हो या गोंडा के ब्रजभूषण शरण सिंह, पूर्वांचल के धनंजय सिंह हो या फिर ब्रजेश सिंह, अपराध और सियासत का कॉकटेल इन बाहुबलियों की ताकत को इतना मजबूत कर देता है जिसे काटना साधारण सिस्टम के बूते की बात नहीं है। अभी धनंजय सिंह है, बेहूसा सिंह है, उत्तर प्रदेश में राजा भैया है और देश के अंदर भी बहुत लोग हैं। और इसीलिए कहना चाहता हूँ, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा था, दबदबा है और सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग को देखे हुए हैं आप, जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा, उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हथियारों का शौक तो इन बाहुबलियों की रग रग में दौड़ता है। दशहरे पर राजा भैया के महल में
जब शस्त्र पूजा होती है तो वहां करीब 200 से 700 हथियार सजे नजर आते हैं। ब्रजभूषण बंदूकों, घुड़सवारी और दबदबा दिखाने वाली शक्ति प्रदर्शन के शौकीन हैं। हथियारों का जखीरा और सिस्टम को चुनौती देने वाले यूपी के कई बाहुबलियों के लिए अब वक्त बदल रहा है। कानून का डंडा इन बाहुबलियों के रसूख को चुनौती दे रहा है। कोर्ट ने हंटर चलाना शुरू कर दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह, राजा भैया, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, ये सिर्फ नाम नहीं है बल्कि ये उस सिस्टम के चेहरे हैं जहां कानून और उसके प्रभाव के बीच की लाइन अक्सर धुंधली पड़ जाती है। ये अपने अपने इलाके के प्रभावशाली लोग हैं, लेकिन अब ऐसे प्रभावशाली लोगों के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एक्टिव हुआ है। उस सच को सामने लाने का फैसला किया है जिसे अरसे तक या तो छिपाया गया या नजरअंदाज किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा है, इन बाहुबलियों के पास कितने हथियार हैं? इनके गन लाइसेंस किन नियमों के तहत जारी हुए? उन्हें सरकार से कितनी सुरक्षा मिली है और इनके खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये सिर्फ सवाल नहीं है बल्कि ये पूरे पावर स्ट्रक्चर की जांच है। हाई कोर्ट के इस आदेश से पहले की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, जिसका पहला मुहाना संत कबीर नगर के जयशंकर नाम के आदमी के तौर पर पहचाना जाता है, तो दूसरा मुहाना हाई कोर्ट के आदेश तक पहुंच जाता है। दरअसल एक आदमी जिसका नाम जयशंकर है, ये ना तो कोई बड़ा नाम है और ना ही इसकी कोई सियासी पकड़ है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो हाई कोर्ट के आदेश तक पहुंचा वो सवाल था, क्या शस्त्र लाइसेंस अब नियमों से नहीं सिफारिश और रसूख से तय होते हैं? जयशंकर का ये सवाल जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा तो सिस्टम को जवाब देना पड़ा। सरकार ने हलफनामा दाखिल किया और इस एक कागज ने पूरे ढांचे की परतें खोल दी। उत्तर प्रदेश में जराइम की दुनिया कायम है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुका है। माननीय न्यायालय को समय रहते भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार के माध्यम से अकुत संपत्ति अर्जित किया है उसका भी संज्ञान लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने जमीनों का बंदरबाट करके उस पर बड़ी बड़ी जो इमारतें खड़ी की हैं उसका भी संज्ञान लेकर के उस पर जांच बैठानी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, छिनैती की पहचान बन चुका है और कब कहां पर किसकी हत्या हो जाए इसका कोई भरोसा और इसका कोई अंदेशा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए हैं और 6000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन पर आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, यानी उन्हें भी लाइसेंस दिया गया। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये संकेत है इस बात का कि कहीं न कहीं कानून की प्रक्रिया बाहुबलियों के रसूख के आगे कमजोर पड़ रही है। हालांकि अभी असली झटका बाकी था। जब हाई कोर्ट ने हलफनामा देखा तो कोर्ट ने पाया कि इस हलफनामे में कई बाहुबलियों के नाम ही शामिल नहीं है, यानी जो नाम जनता जानती है, जो सिस्टम पर असर डालते हैं, वो नाम सरकारी रिकॉर्ड से गायब। बस फिर क्या था, सरकार के इसी हलफनामे पर अदालत का रुख सख्त हो गया। जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने अफसरों को कड़ी फटकार लगाई और कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, हमें अधूरी कहानी नहीं चाहिए, हमें पूरा सच चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नए सिरे से आदेश जारी करते हुए कहा, 19 बड़े बाहुबलियों की पूरी क्राइम कुंडली पेश की जाए, उनकी लोकेशन, हथियारों की संख्या, लाइसेंस का आधार और इन बाहुबलियों को सरकार कितनी सुरक्षा देती है। साथ ही ऐसे लोग जिन पर 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं, उनकी भी पूरी जानकारी कोर्ट में पेश की जाए। ये जानकारी जोन स्तर से लेकर जिला और थाना स्तर तक की होनी चाहिए। माफियाओं के मद्देनजर एक और परिवर्तन देखना बहुत जरूरी है। पहले ये राजनीतिक दलों का इस्तेमाल करते थे माफिया और छोटे छोटे दलों से टिकट लेके के आते थे और जीत जाते थे, लेकिन अब इन राजनीतिक दलों ने माफियाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का है, जैसे एमएलसी का लोकल बॉडी का है, इन जगहों पर ये राजनीतिक दल इन्हीं माफियाओं को, बाहुबलियों को टिकट देते हैं क्योंकि इनकी जीत आसान होती है। और आप देखिए अब ये फ्रंट पॉलिटिक्स से पीछे आने लगे हैं। अब इन्होंने बैकडोर पॉलिटिक्स का रास्ता चुना है। पॉलिटिकल पार्टियों को ये सूट करते हैं और पॉलिटिकल पार्टियां इन्हें सूट करने लगी हैं। एक नया कॉम्बिनेशन, परमेंटेशन माफियाओं के साथ राजनीतिक दलों का यह दिखने लगा है। चलिए अब आपको ये भी जान लेना चाहिए उत्तर प्रदेश में कहां-कहां किस बाहुबली का रुतबा है। प्रतापगढ़ राजा भैया, गोंडा ब्रजभूषण शरण सिंह, जौनपुर धनंजय सिंह, वाराणसी ब्रजेश कुमार सिंह, अब्बास अंसारी,
मेरठ बदन सिंह बद्दू, कानपुर सऊद अख्तर और नोएडा अमित कसाना। अब इन्हीं बाहुबलियों के नाम पर यूपी में सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं और निशाने पर हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा, उनकी सरकार को गुंडाराज के तौर पर बदनाम किया जाता था, लेकिन सच्चाई अब सामने आ चुकी है। हमें आपको बदनाम करते थे, सच्चाई तो ये है कि महागुंडा राज चल रहा है इस समय। ये जो गुंडा राज वो बदनाम करते थे, अगर इस सरकार में देखोगे तो महागुंडा राज चल रहा है। जो हमें आपको सबको कहते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, जब से माफियाओं की सूची निकाली है हम लोगों ने जानकारी कर करके कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, ये बीजेपी के इसका खुलासा हम लोग इसी तरह करते रहेंगे। ये दंगे, फसाद, कर्फ्यू, गुंडागर्दी, अराजकता, लूट खसोट उसके दिन लद गए हैं और हमने तय किया है कि 0 टॉलरेंस की नीति इन पे लगातार बनी रहेगी। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे और अगर उसने पनपने का दुस्साहस किया तो उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे। जाहिर है अब कहानी शुरू हुई है उस परीक्षा की जिसका पर्चा 2027 में आउट होगा। यानी यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष इस मुद्दे को हवा दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोर्चे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जो अपने सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे के दम पर हैट्रिक की तैयारी में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब हम आपको यूपी के बाहुबलियों की वो लाइफ जिसमें ठाठ भी है, ताकत भी है और अब एक बड़े बदलाव की शुरुआत भी। लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि क्या यह लाइफस्टाइल जो अरसे तक ताकत का आइकॉन रही है, अब कानून की नजरों में सवाल बन चुकी है? क्या काफिलों की रफ्तार अब फाइलों की रफ्तार से टकरा रही है? क्या अब यह रुतबा नियमों के सामने कमजोर पड़ रहा है? दरअसल ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, बल्कि काफिलों की लंबी कतारों से, सायरन की आवाजों से और उन नामों से जिनसे डर भी पैदा होता है और असर भी। उत्तर प्रदेश, जहां सत्ता सिर्फ विधानसभा की 4 दीवारी में कैद नहीं रहती। उत्तर प्रदेश, जहां ताकत सिर्फ फाइलों में दर्ज नहीं होती, बल्कि सड़कों पर नजर आती है। ताकत उत्तर प्रदेश की सड़कों पर धूल उड़ाते काफिलों में दिखती है और नामों के साथ गूंजती है। यहां पहचान वोट से बनती जरूर है, लेकिन टिकती है वर्चस्व पर, दबदबे पर और डर की उस खामोश दीवार पर। राजा भैया, बृजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह, ब्रिजेश कुमार सिंह, ये 4 नाम, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो चेहरे हैं जिनके आगे कभी सिस्टम भी झुक जाया करता था। लेकिन कहानी एक रसूख, रुतबा और ताकत की। बाहुबली ये सिर्फ एक टैग नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां सत्ता, संपत्ति और सुरक्षा तीनों मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी करते हैं जिसे पार करना आम आदमी के लिए नामुमकिन सा लगता है। जहां एक नाम सिर्फ व्यक्ति नहीं होता, बल्कि एक इलाका होता है, एक प्रभाव होता है, एक डर जो हवा में घुला रहता है। यूपी के प्रतापगढ़ का इलाका कुंडा, जहां राजा एक उपाधि नहीं बल्कि एक जिंदा सच्चाई है। रघुराज प्रताप सिंह ये वो नाम है जिसे लोग सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं जानते, बल्कि एक ऐसी ताकत के रूप में पहचानते हैं जिसकी जड़ें राजनीति से पहले परंपरा में उतरती हैं, जिनके महल के विशाल दरवाजे, लंबे चौड़े आंगन और दीवारों में इतिहास दर्ज है। ये सिर्फ एक घर नहीं, ये सत्ता का प्रतीक है। दशहरे की वो सुबह जब सैकड़ों हथियार एक साथ सजते हैं, तो वो पूजा कम ताकत का प्रदर्शन ज्यादा लगती है। यहाँ लाइफस्टाइल शान शौकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि ये बताने का तरीका है कि यहाँ शक्ति सिर्फ है नहीं, घोषित भी है। कुंडा के राजा भैया के साथ अब बात करते हैं गोंडा की। यह भी यूपी का वो इलाका जिसकी पहचान बृजभूषण शरण सिंह के नाम से होती है। बृजभूषण शरण सिंह की ये कहानी उस ताकत की है जो भीड़ के बीच पनपती है, जो अखाड़ों से निकलकर संसद तक पहुंचती है।
इनका लाइफ स्टाइल किसी महल के बंद कमरों में नहीं बल्कि खुले मैदानों में सरेआम नजर आता है। कभी इन्हीं मैदानों में घोड़ों की टापों के साथ बृजभूषण शरण सिंह नजर आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कई मामले दर्ज हैं। बृजभूषण शरण सिंह यूपी के गोंडा से बीजेपी के सांसद रहे हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास 3 लाइसेंसी हथियार हैं। इनमें राइफल, बंदूक और पिस्टल है। 2 हथियार पत्नी के नाम हैं। बृजभूषण पर अब तक करीब 35-40 आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। हालांकि ज्यादातर में वो बरी हो चुके हैं। 4 मामले अभी लंबित हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में फैले गन कल्चर को लेकर अपने फैसले में कहा है कि जिस समाज में हथियारबंद लोग अपनी ताकत दिखाकर और धमकियां देकर दबदबा बनाते हैं, ऐसा समाज ना ही आजाद है और ना ही शांतिपूर्ण, बल्कि यह समाज में लोगों के भरोसे को कम करता है और नागरिक शांति को भी भंग करता है। यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 मई तक तमाम जिलों के अधिकारियों से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें यह बताया जाएगा कि आखिर किस आधार पर प्रभावशाली लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई गई है और उसमें कितने लोग उस सुरक्षा में है और उनका आखिर पद क्या है। और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि इस फैसले पर अधिकारी सख्ती से अमल करेंगे और कोर्ट के आदेश का अनुपालन करेंगे। गोंडा के बाद चलिए अब आपको लिए चलते हैं यूपी के उस पावर सेंटर की तरफ जिसका नाम पूर्वांचल कहलाता है। ये वही पूर्वांचल है जहां हर सड़क एक कहानी कहती है और हर नाम एक इतिहास लेकर चलता है। इन्हीं नामों में से एक है धनंजय सिंह। ये एक ऐसा नाम जिसका अंदाज शोर में नहीं साइलेंस में है। जिनकी ब्लैक एसयूवीज का काफिला जब सड़कों पर उतरता है तो ऐसा लगता है कि मानो किसी देश के सबसे ताकतवर नेता का चलता फिरता किला सड़कों पर उतर आया है। पूर्वांचल के साथ साथ लाइफ स्टाइल का ये स्वैग सिर्फ दिखावे से नहीं बल्कि इशारों से चलता है। जहां माना जाता है कि धनंजय सिंह की मौजूदगी बिना आवाज के भी असर छोड़ती है। इस पूर्वांचल का एक और नाम है जिसकी चर्चा एक बार फिर से पूरे देश में है। नाम है ब्रजेश सिंह। ये वो नाम है जो हर फ्रेम में नजर नहीं आता लेकिन हर फ्रेम पर असर छोड़ता है। ब्रजेश कुमार सिंह, जिनकी लाइफ स्टाइल लाइमलाइट से दूर रहकर भी केंद्र में बनी रहती है। ताकत का वो रूप, ताकत का वो दौर जो ऐलान नहीं करता है बल्कि हर दिशा तय करता है, वो भी खामोशी के साथ। ये वो चेहरे हैं जो कहानियों के पीछे नहीं बल्कि खुद कहानी है। ये ऐसा सिस्टम है जिसके साथ चलता है लंबा काफिला, बड़ी संख्या में समर्थक और इन्हीं चेहरों की एंट्री एक सीन बनती है। हर मूवमेंट एक मैसेज बन जाता है और इन चेहरों का नाम एक इफेक्ट बनकर पूरे सिस्टम पर छा जाता है। लेकिन हर एक ताकत का एक वक्त होता है और अब वक्त बदल रहा है। जो लाइफ स्टाइल कभी ताकत का प्रदर्शन थी, अब वही लाइफ स्टाइल जांच का विषय बन रही है। फाइलें खुल रही हैं, पुराने केस नए सवालों के साथ लौट रहे हैं। जहां कभी आदेश चलते थे, अब वहां जवाब मांगे जा रहे हैं। जहां कभी डर फैसला देता था, अब कानून नतीजा लिख रहा है। ये सिर्फ बदलाव नहीं, ये टकराव है दो दौरों का। एक तरफ पुराना राज जहां नाम ही पहचान थी और दूसरी तरफ नया सिस्टम जहां कानून ही अंतिम सच है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में 19 लोगों का नाम लिया है और पुलिस से पूछा है कि इन लोगों को किस तरह की सुरक्षा दी गई है, कितने लोग सुरक्षा में लगाए गए हैं, इनके पास हथियार कितने हैं, इनका पद क्या है और इनका आपराधिक बैकग्राउंड क्या है। अगर नामों की बात करें तो कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, या फिर कुंडा से विधायक राजा भैया, विनीत सिंह, सुशील सिंह या फिर धनंजय सिंह, ये सब ऐसे नाम हैं जो चर्चित हैं और 19 नामों की लिस्ट में इनके नाम भी लिखे हुए हैं। साथ ही जोन वाइज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा है कि एक ऐसी लिस्ट बनाएं जिन लोगों के पास हथियार है या फिर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई है और उनका आपराधिक बैकग्राउंड है। अब यूपी पुलिस को एक ऐसी लिस्ट बना करके इलाहाबाद हाईकोर्ट को मुहैया करानी है जिस लिस्ट में इन 19 लिखे हुए जो नाम हैं इनकी तो जानकारी देनी है। जोन वाइज ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें सुरक्षा दे करके यूपी पुलिस सुरक्षित रख रही है और साथ ही उनको हथियारों के लाइसेंस भी दिए हैं, इन सब की जानकारी कोर्ट को देनी होगी। ये तो तय है कि समय सबका हिसाब रखता है।
और आज वही समय एक एक कर हर कहानी, हर ताकत, हर साम्राज्य को तौल रहा है। ये अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत है, जहां बाहुबल की गूंज धीरे धीरे थम रही है और कानून की आवाज हर कोने से सुनाई देने लगी है। और इस बार फैसला सिर्फ अदालतों में नहीं होगा, बल्कि इतिहास लिखेगा कि जो कभी अजय थे वो भी वक्त और कानून के आगे टिक नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वैसे तो हर साल बकरीद पर कुर्बानी को लेकर माहौल गर्म होता है, लेकिन इस बार जो माहौल बना है वो कुछ ज्यादा ही तीखा नजर आ रहा है। बंगाल में शुभेंदु सरकार के आदेश के बाद शुरू हुआ सियासी घमासान महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक पहुंच गया है। 28 मई को बकरीद का त्योहार है, लेकिन उससे पहले बकरीद पर कुर्बानी को लेकर जबरदस्त तनातनी है। ये सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। बकरीद, कुर्बानी और सियासत। हर साल बकरीद का त्योहार आता है और बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी को लेकर इस पर माहौल गर्म हो जाता है। कुछ दिनों तक तीखी बयानबाजी होती है और सियासी तापमान अचानक से बढ़ जाता है। इस बार ये मामला सिर्फ धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल और दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक कोर्ट, सरकार, विपक्ष, हिंदू और मुस्लिम संगठनों के बीच ऐसी टकराहट दिख रही है जिसने कुर्बानी को सांप्रदायिक बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल बकरीद और कुर्बानी पर छिड़ा ये सियासी घमासान कोई नया नहीं है। हर साल बकरीद पर कुर्बानी को लेकर तीखी बयानबाजी होती है, लेकिन इस बार जो माहौल बना वो पिछले कई सालों से ज्यादा तीखा नजर आ रहा है। इस बार ये बहस और सवाल सिर्फ कुर्बानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कुर्बानी पर सख्ती धार्मिक अधिकारों में दखल है? गायों की कुर्बानी पर पाबंदी से किसको दिक्कत है? क्या गाय की कुर्बानी से ही बकरीद मनेगी? क्या धार्मिक स्वतंत्रता और कानून आमने सामने हैं? कुर्बानी के नाम पर फायदे नुकसान की सियासत हो रही है। पिछले कुछ सालों में बकरीद पर कुर्बानी को लेकर लगातार विवाद होता रहा है। सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानों में ये मांग उठती रही है कि त्योहारों को इको फ्रेंडली या सांकेतिक रूप से मनाया जाना चाहिए, जबकि मुस्लिम संगठन और धर्म गुरुओं का तर्क रहा है कि बकरीद पर कुर्बानी की परंपरा सदियों पुरानी है। खाने के लिए पशुओं को मारना किसी भी तरह से पर्यावरण या क्रूरता के दायरे में नहीं आता, क्योंकि मांस का उपयोग वैसे भी साल भर होता है। सवाल ये उठता है कि हर साल जब बकरीद पर कुर्बानी को लेकर इस तरह की बहस होती है, तो आखिर इस बार ये विवाद इतना क्यों बढ़ गया और इसको लेकर इतनी तल्खी क्यों है? दरअसल इस विवाद की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और ये पहली बार है जब बंगाल में बीजेपी की सरकार में बकरीद का त्योहार मनाया जाना है। बकरीद से पहले 13 मई को शुभेंदु सरकार ने कुर्बानी को लेकर एक अधिसूचना जारी कर दी। आदेश के मुताबिक कुर्बानी के लिए पशु की खरीद या वध करने से पहले सक्षम अधिकारियों से इजाजत सर्टिफिकेट लेना जरूरी किया गया। इस सर्टिफिकेट पर 2 अलग अलग अधिकारियों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य किए गए। आदेश में साफ किया गया था कि किसी भी खुले या सार्वजनिक स्थान पर पशु वध करने की इजाजत नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने की जेल और 1000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया था। याचिकाकर्ताओं ने शुभेंदु सरकार के नियमों और प्रतिबंधों को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका पर कोर्ट कुछ कहता उससे पहले टीएमसी से अलग होकर जनता उन्नयन पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर ने यह कहकर इस आग को हवा दे दी कि कोई मुसलमान को गाय खाने से मना करे तो सरकार आदेश जारी करके इसे मना कर सकती है, लेकिन कुर्बानी है और बकरीद पर कुर्बानी होकर रहेगी। कोई मना करेगा फिर भी कुर्बानी होगी। कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी,
दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। हाई कोर्ट में लगी याचिका में ये मांग की गई थी कि बकरीद के त्योहार पर इन नियमों में छूट दी जाए। याचिका में ये कहा गया कि ये नियम उनकी धार्मिक परंपराओं में बाधा डालते हैं। 21 मई को इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने न सिर्फ शुभेंदु सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, बल्कि कई अहम टिप्पणी भी की। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं है और गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। खुले और सार्वजनिक स्थानों पर पशु काटने पर सख्त रोक जारी रहेगी और केवल अधिकृत बूचड़खानों में ही पशुवध की इजाजत होगी। बिना फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट पशुवध नहीं होगा। दरअसल हुमायूं कबीर ने जो कह दिया कि बंगाल सरकार आग से खेल रही है, उस पर बीजेपी हमलावर है। हुमायूं के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बंगाल की सरकार ने कोई वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कोई गैर कानूनी बात नहीं कहा है जो सड़क पे नहीं कटेगा, और ये तो हर जगह होनी चाहिए, बिहार हो या हमारा बेगूसराय हो, सड़क पर जो वैध जगह है वही कटे। पाखंडी मुसलमान है, ये बहरूपिया मुसलमान है, ये पाकिस्तान की फंडिंग लेकर के बैठा हुआ मुसलमान है, ये कोई अच्छा और सच्चा मुसलमान तो नहीं है। क्योंकि हदीसें इस बात को वाज़ाह करती हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीसों में सहाबा कराम से ये फरमाया करते थे कि जो जानवर दूध देती है उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती है, तो गाय दूध देती है उसकी कुर्बानी ही जायज़ नहीं हो सकती है। तो ये कौन से पाखंडी मुसलमान है जो गाय खाने के बाद ही अपने आप को मुसलमान समझते हैं? शुभेंदु सरकार के आदेश, हुमायूं कबीर का बयान और कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुर्बानी को लेकर सरगर्मी और बढ़ गई। सियासी तनातनी और घमासान में मौलाना भी कूद पड़े। ज्यादातर मौलानाओं का यही कहना है कि अगर गाय की कुर्बानी से दिक्कत है तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, और वो इस मामले में सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? मैं मुतालबा करता हूं, गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। मैं समझता हूं कि अगर हिंदू जागरूक हो जाए, हिंदू खड़ा हो जाए, तो गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा देने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ आती है जहाँ लोग आस्था के नाम पर खिलवाड़ करते हैं, जहाँ लोग आस्था के नाम पर दंगा करते हैं, जहाँ लोग आस्था के नाम पर मुसलमानों को मारते हैं। ईद के दिन जो आपके यहाँ कुर्बानी होना चाहिए, ये नहीं है किस जानवर की हो, बकरी की हो, बकरे की हो, भेड़ की हो, दुम्बे की हो, किसकी हो, ये नहीं बहस है। बहस है कुर्बानी होना चाहिए। कुर्बानी के लिए जो हमारे देश के संविधान में जानवरों को ज़बह करने के परमिशन दी गई है, उनको करना चाहिए। समझिए, इस तरीके से जहां तक गाय का सवाल है, गाय की तरफ तो हमें नजर भी उठा के नहीं देखना चाहिए, चूंकि मेरे मुल्क के जो बरादर हैं, हिंदू भाई हैं, वो उसकी पूजा करते हैं, वो उसको माता करते हैं। बंगाल से शुरू हुए इस विवाद पर सियासी बयानबाजी हो ही रही थी कि ये पूरा मामला अब महाराष्ट्र तक भी पहुंच गया। महाराष्ट्र में बकरीद पर कुर्बानी को लेकर फडणवीस सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और इस पूरे मामले को लेकर सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। फडणवीस सरकार की तरफ से कुर्बानी को लेकर जो आदेश जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक गैर कानूनी बूचड़खानों और गो तस्करी करने वालों पर मकोका लगेगा। नियम तोड़ने पर मकोका के तहत कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं और सड़कों, फुटपाथों और मैदानों में कुर्बानी बैन की गई है। कुर्बानी सिर्फ प्रशासन की तय जगह पर ही दी जाएगी और सड़कों या रास्तों पर नमाज की इजाजत नहीं होगी। बंगाल से शुरू हुआ सियासी घमासान महाराष्ट्र के बाद दिल्ली पहुंचा। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बयान दिया कि बकरीद पर दिल्ली में गोवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट की कुर्बानी पूरी तरह गैर कानूनी है और ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इधर कपिल मिश्रा ने नियमों के पालन का सख्ती का आदेश दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया।
खेड़ा ने कहा कि नियम कानून तो पहले से बने हैं, फिर तरह तरह की बातें क्यों की जा रही हैं? माहौल खराब करने के लिए और नफरत फैलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये नियम कानून तो हर राज्य में बने हुए हैं और दिल्ली में कौन से ऊंट की और कौन से गाय की कुर्बानी होती है साहब? दिखाएं आंकड़े, चलिए दिखाते हैं। तो इस तरह विवाद पैदा करना, लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर ये जो बिल्कुल ही अप्रासंगिक मुद्दे हैं उन पर ले जाना, यह इनका टूल किट है। हर ईद पे ये टूल किट आपको दिखेगा। दरअसल दिल्ली में कुर्बानी को लेकर नियम पहले से बने हैं। नियमों के मुताबिक बकरीद पर गौवंश, गाय की कुर्बानी गैर कानूनी है। बछड़ा, ऊंट की कुर्बानी पर भी पूरी तरह बैन है। सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीदी बिक्री गैर कानूनी है और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा और सिर्फ वैध स्थलों पर ही कुर्बानी की इजाजत है। बहरहाल 28 मई को देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जाना है, लेकिन इससे पहले कुर्बानी को लेकर शुरू हुए विवाद ने माहौल गर्म कर दिया है। नियमों का सख्ती से पालन हो, इसके लिए बाकायदा कड़े निर्देश जारी किए गए और प्रशासन हर एक्शन पर कड़ी नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं ट्विशा शर्मा केस की, जिसमें आरोपी पति समर्थ को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने समर्थ को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब उम्मीद की जा रही है कि ट्विशा की मौत का सच सामने आएगा। ट्विशा के दोबारा पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली एम्स से डॉक्टर्स की एक टीम भोपाल रवाना हो गई है और इन सब के बीच ट्विशा के परिवार ने भावुक अपील की है, जिसमें परिवार ने कहा कि उनकी लड़ाई व्यवस्था से नहीं, इंसाफ के लिए है। वो बस अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हंसती खिलखिलाती दिखने वाली ट्विशा चली गई। न जाने किसकी काली नजर पड़ गई, जिसके तीखे असर ने ट्विशा के जीवन की डोर ही काट दी। ट्विशा चली गई, लेकिन पीछे सवालों के ऐसे बवंडर छोड़ गई है, जिसमें अब समर्थ और उसके परिवार का फंसना तय माना जा रहा है। 10 दिनों से फरार समर्थ के गिरफ्त में आने के बाद उसे भोपाल की जिला अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने समर्थ के ऊपर लगे संगीन इल्जामों को देखते हुए उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है, ताकि पुलिस अब तक मौजूद साक्ष्यों और समर्थ के बयान के आधार पर ट्विशा की मौत का सच जान सके। इस दौरान कोर्ट में मौजूद ट्विशा के भाई ने कहा कि समर्थ को ट्विशा के जाने का कोई गम है, ऐसा उसके चेहरे पर बिल्कुल नहीं दिखा। नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, ना मैं उनसे कुछ बात करने का वो करता हूँ। उनके कोई रिमोर्स नहीं था। उनके बीवी के जाने का कोई दुख उनकी शक्ल पे दिख नहीं रहा था उनके। भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के मुताबिक रिमांड के दौरान पुलिस समर्थ से ट्विशा की मौत से ठीक पहले के घटनाक्रम, दहेज उत्पीड़न के आरोपों, क्राइम सीन और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को लेकर कड़ी पूछताछ करेगी। इसके साथ ही फरारी के दौरान समर्थ को पनाह देने वाले मददगारों की भी पहचान की जाएगी। फरारी के दौरान कहाँ रहा है, कहाँ उसने शेल्टर लिया है, इन सारी चीज़ों पे डिटेल में चर्चा की जाएगी। फिर ये जो अपराध है, अपराध के बारे में डिटेल पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं, कुछ एक सीजर की कार्रवाई करनी पड़ती है, तो इन चीज़ों में टाइम लगता है। इसलिए हमने 7 दिन का टाइम लिया है, PR लिया है। कुल मिलाकर पुलिस समर्थ से किन सवालों का सामना कराएगी, आपको वो भी बताते हैं। ट्विशा की मौत के बाद समर्थ क्यों फरार हुआ? समर्थ 10 दिन तक कहां था और किसकी मदद से उसने फरारी काटी? क्या समर्थ अपने रिश्तेदारों के संपर्क में था? क्रिमिनल लॉयर होने के बावजूद समर्थ फरार क्यों हुआ? समर्थ जबलपुर कोर्ट कैसे पहुंचा? समर्थ ने पुलिस या कोर्ट के सामने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? ट्विशा का एक फोन गायब है, वो फोन आखिर कहां है? ट्विशा की मौत आत्महत्या है या ट्विशा की हत्या हुई? अगर आत्महत्या है तो किसने प्रताड़ित किया? ट्विशा अगर मानसिक रोगी है तो इलाज कब और कहां चल रहा था? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब समर्थ से पुलिस जरूर चाहेगी।
इन सब के बीच अब ट्विशा का रविवार को दोबारा पोस्टमार्टम होगा। एमपी सरकार ने रविवार सुबह पोस्टमार्टम कराने का अनुरोध किया है। खास बात यह है कि एम्स दिल्ली की टीम पहले किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी क्रॉस एग्जामिन करेगी। बात निकली है तो जाहिर है दूर तलक जाएगी। पूछताछ और जांच के दायरे में ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह भी है। पुलिस का कहना है कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रही है। घर पर न मिलने के कारण उन्हें तीसरा नोटिस व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया। हालांकि गिरिबाला सिंह के वकील के मुताबिक उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। ऑफिशियली ऐसा कहीं भी नहीं है, ठीक है। और हम क्यों नहीं जाएंगे, हम तो राइट फ्रॉम द डे वन यहाँ हैं। 3 बार नोटिस दिया है मैडम, देखिए पुलिस क्या कह रही है, वो उसका मैं पुलिस का स्पोक पर्सन नहीं बन सकता। समर्थ के बेल के लिए भी आप लोग को एग्जैक्टली जो शामिल कराने आए थे, अधिक को नहीं जानकारी नहीं। अब आप बता दी किस चीज का नोटिस था? सब आप लोगों के नॉलेज में, आप लोग थोड़ा सा शांति दें तो मैं बता पाऊंगा। लेकिन भोपाल पुलिस कह रही है कि वो गिरिबाला सिंह को 3 नोटिस भेज चुकी है, जिसमें उन्हें 25 मई को पेश होने के लिए कहा है। गिरिबाला सिंह का कहना है कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है। अब तक कितने हमने नोटिस दिए हैं उनको? कितने सर? नहीं, हमने 3 नोटिस दिए हैं उनको। तो वो डिनाई कर रही है, डिनाई कर रही है सर वो? नहीं, अब वो डिनाई कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हमने नोटिस दिए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने साफ कर दिया कि समर्थ ने कोई सरेंडर नहीं किया, बल्कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। एडिशनल डीसीपी अनिल शर्मा ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि भोपाल पुलिस ही जबलपुर गई थी और इस तरह समर्थ की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के संबंध में अपराध पंजीबद्ध के बाद तत्कालीन पुलिस की टीमें बन गई थी और सभी जगह उसे ढूंढा गया था। और पुलिस के प्रयास से ही और भोपाल पुलिस की खबर से ही जबलपुर के अंदर हमने खबर की और जबलपुर से भोपाल पुलिस इसे गिरफ्तार करके रात में लाई है। इन सब के बीच आ रही ट्विशा की तस्वीरें भी उसकी मौत को लेकर सवाल उठाती दिखती हैं। मौत के 3 घंटे पहले ब्यूटी पार्लर में मौजूद ट्विशा कितनी रिलैक्स दिख रही है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ऐसा क्या हुआ कि ट्विशा इस दुनिया को छोड़कर चली गई? एक सवाल जो लगातार बना हुआ है वो ये कि ट्विशा ने आत्महत्या की या उसका मर्डर किया गया। ट्विशा शर्मा की मौत से कुछ ही घंटे पहले के इस सीसीटीवी फुटेज ने इस पूरे मामले में नया मोड़ ला दिया है। सीसीटीवी फुटेज में ट्विशा पार्लर में हेयर स्पा लेती नजर आ रही है। वीडियो दोपहर 3:30 बजे के आसपास का है। वीडियो सामने आने के बाद एक सवाल उठ रहा है कि इतना रिलैक्स नजर आने वाला शख्स कुछ ही देर बाद सुसाइड कैसे कर सकता है। इन सब के बीच हैरान करने वाला एक खुलासा और ट्विशा के पार्लर जाने को लेकर उसकी मौत के बाद ट्विशा की सास ने पार्लर ओनर को कई बार फोन किए थे। ये दावा खुद पार्लर चलाने वाली महिला ने किया, जिसके मुताबिक ट्विशा की सास ट्विशा के सैलून जाने को लेकर 1 बार से ज्यादा कॉल किए और पूछा कि वो कब आई, कब लौटी, कैसे पेमेंट की। उन्होंने पूछा क्या पार्लर कोई वीडियो दे सकता है, लेकिन जब वीडियो देने से मना किया तो कुछ घंटे बाद वकील बनकर आए लोगों ने उन्हें बताया कि पुलिस जांच के लिए पार्लर के वो फुटेज चाहिए जब ट्विशा वहां मौजूद थी और वो फुटेज लेकर चले गए। जब पुलिस ने फुटेज नहीं मांगे थे तो वो वकील कौन थे जो फुटेज लेकर चले गए? अब इसकी भी जांच जरूर होगी।